तो कहानी की शुरुआत होती है एक एग्जीक्यूशन ग्राउंड से, जहाँ एक आदमी को सबके सामने सजाए मौत दी जा रही होती है। लेकिन वो एक आम आदमी नहीं, ये उसी लैंड का लॉर्ड रुइन वॉन मार्वस होता है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये होती है कि उसका अपना बेटा ही एग्जीक्यूशन के लिए हाजिर है, हाथ में एक नाइफ पकड़े, चेहरा पूरी तरह ब्लैंक, आंखों में जिंदगी का नामो निशान नहीं। और यही है इस कहानी का हीरो, लियोन वॉन मार्वस। वो शौक में है और बस एक ही सवाल घूम रहा है उसके दिमाग में, ये सब कैसे हो गया। एग्जीक्यूशन देखने आई भीड़ भी शौक है। और एक औरत धीरे से पूछती है, उनके लॉर्ड ने ऐसा क्या किया है। वहीं खड़ा एक आदमी तुरंत चेतावनी देते हुए कहता है, ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है। फिर वही आदमी कुछ नॉवेल्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा, ये लोग असल में बेरहम बास्टर्ड्स हैं। साफ दिख रहा है, ये एग्जीक्यूशन किसी फेयर ट्रायल का रिजल्ट नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल साजिश का हिस्सा है। एग्जीक्यूशन ग्राउंड के आसमान पर कौवे मंडरा रहे होते हैं। तभी एक वॉइस ओवर सुनाई देता है, जंग और तबाही ने पूरी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को जलाकर राख कर दिया, और अब उसी आग ने मार्वस घराने को भी अपना विक्टिम बना लिया। यहाँ ताकतवर वही करते हैं जो उनका मन चाहे। जहाँ पावरफुल लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, वहाँ कमज़ोर के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, जिंदा रहने के लिए लड़ना या चुपचाप मौत का इंतज़ार करना। और इसी तरह पूरा कॉन्टिनेंट एक जीता जागता नर्क बन चुका था। और इसी नर्क में एंट्री होती है काउंट एलन डी सिल्वेस्टर की, मार्वस हाउस का पुराना राइवल और इस एग्जीक्यूशन का मास्टरमाइंड। फिर वो कहता है, चलो शुरू करो ये शो एग्जीक्यूशन का। जिसे सुन भीड़ में खुशफुसाहट मच जाती है और लियोन वहीं के वहीं जम गया होता है, जैसे जमीन ने उसे जकड़ लिया हो। काउंट सिल्वेस्टर गुस्से में कहता है, ये क्या मजाक है, क्या तुमने मेरे इंस्ट्रक्शन नहीं सुने। लियोन फिर भी झुककर खड़ा रहता है, हाथ में नाइफ पकड़े। उसकी हिचकिचाहट साफ दिख रही होती है। फिर काउंट एक क्रीपी हंसी के साथ कहता है, क्या सोच रहे हो बॉय, रस्सी काटो। एक मोमेंट, जैसे वक्त रुक गया हो। लियोन के हाथ कांपते हैं, लेकिन फिर वो रस्सी काट देता है, जिसे देख भीड़ में एक भारी खामोशी छा जाती है। एक जोर का झटका और एग्जीक्यूशन कंप्लीट। काउंट सिल्वेस्टर खुशी से अपनी सीट से उछल पड़ता है। वॉइस ओवर कंटिन्यू होते हुए कहती है, सच तो ये था कि मौत की वो आखिरी आवाज़ एक कसाई के बूचर ब्लॉक पर गिरती छुरी जैसी थी। खून के छींटे लियोन के चेहरे पर पड़ते हैं। वो चुपचाप रहता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो अपने हाथों की तरफ देखता है, जिन पर अब सिर्फ उसके पिता का खून है। जमीन पर बिखरे खून में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखता है, वही बेजान चेहरा, वही गिल्ट। और तभी उसके सामने उसके पिता का कटा हुआ सर रोल करते हुए आकर रुकता है। लियोन अंदर ही अंदर बोलता है, मैं हूँ लियोन वॉन मार्वस, लेट रुइन वॉन मार्वस का बेटा और एक किंग्सलेयर जिसने अपने ही पिता की गर्दन काटी। फिर शिन कट होता है। राइटर हमें यह समझाता है कि पेट्रियार्क का मतलब सिर्फ एक नोबल हाउस का लीडर नहीं होता, बल्कि वो पूरे देश का एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है। जैसे किसी प्ले राइट ने एक बार कहा था, वो सर कभी चैन से नहीं सो सकता जो ताज पहने होता है, और ये ताकत सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए जो उसका बोझ उठा सके। उस इंसिडेंट के बाद लियोन ऑफिशियली मार्वस हाउस का नया लॉर्ड बन जाता है और अपनी पहली मीटिंग एज अ पैट्रियार्क अटेंड करता है। तभी एक आदमी कहता है, हाउस सिल्वेस्टर अग्रेसिवली अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर रहा है, पता नहीं कब वो सीधे मार्वस पर हमला कर दे। इस पर दूसरा आदमी बोलता है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ माय लॉर्ड, हमें अपनी सुरक्षा और स्ट्रॉन्ग करनी होगी। उसके पास बैठा एक येलो हेयर्ड पर्सन भी कहता है, लॉर्ड पैट्रियार्क, मैं कहता हूँ कि आप तुरंत कोई डिसीजन लें। वहीं बैठा एक वाइट हेयर्ड आदमी भी बोलता है, बिल्कुल सही माय लॉर्ड, अब समय आ गया है कि आप हमें अपना थॉटफुल डिसीजन दें। उन सभी की इन बातों को सुनकर लियोन कहता है, बस अब और नहीं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ी देर और पेशेंस रखें। मुझे डर है कि मुझे सोचने के लिए और थोड़ा वक्त चाहिए। जिसे सुन येलो हेयर्ड पर्सन कहता है, लेकिन माय लॉर्ड ये एक अर्जेंट मैटर है। लेकिन लियोन बिना किसी जवाब के हॉल से निकल जाता है। ये रिएक्शन सबको शॉक कर देता है। चाहे कुछ भी हो, यह मार्वल जैसे शक्तिशाली घराने के लिए एक बुरा संकेत है। बाहर जाते हुए लियोन का इनर मोनोलॉग चालू होता है। वो बताता है कि उसके फादर लॉर्ड रुइन वॉन मार्वस की मौत के साथ ही
उसने लॉर्ड पेट्रिया की सीट संभाली और वो अभी सिर्फ 14 साल का ही है। मार्वस हाउस पहले पावरफुल नेक्रोमेंसर्स के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वो नाम सिर्फ किताबों तक सीमित रह गई है। चलते चलते वो एक जगह रुकता है जहाँ उसके माँ बाप की तस्वीरें लगी होती है। वो उन्हें देखकर कहता है, मदर, फादर, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कैसे मैं इस हाउस को संभाल लूं? अभी मुझे किसी राह दिखाने वाले की ज़रूरत है। फिर वो एक कमरे के सामने रुकता है जहां उसके एंसेस्टर की एक पुरानी पोर्ट्रेट लगी होती है। वेलन वॉन मार्वस, फाउंडर ऑफ हाउस मार्वस और एक लेजेंडरी नेक्रोमेंसर। लियोन बताता है कि मार्वस हाउस की शुरुआत तब हुई जब वेलन ने बैटलफील्ड पे अपना नाम बनाया, लेकिन उस गोल्डन एज के बाद हमारे खानदान में एक भी ट्रू नेक्रोमेंसर पैदा नहीं हुआ, और इसी कमी ने हमारे परिवार को धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ धकेल दिया, और आखिर में मुझे अपने ही पिता की जान लेनी पड़ी। फिर वो उस फाउंडर के कमरे में जाता है जहाँ एक टेबल पर कुछ किताबें रखी होती है। एक किताब उठाते हुए कहता है, यह है हमारे खानदान का इतिहास, द क्रॉनिकल्स ऑफ आवर लाइनेज। हमारे फाउंडर वेलेन वॉन मार्वस किसी कहानी के हीरो जैसे थे, एक ऐसे शख्स जिनके हाथ के इशारे से दुश्मन मिट जाते थे जैसे कोई आंधी या तूफान। कहते हैं वो एक टाइम पे इतने पावरफुल थे कि डेड बॉडीज को जिंदा करके उनकी आर्मी बना लेते थे। उन्होंने सिर्फ 2 महीनों में ही ईस्टर्न रीजन्स को अपने घुटनों पे ला दिया था, और उनकी ताकत का सीक्रेट था एक गोपनीय समझौता शैतान मार्वस के साथ, जिसके बदले उन्हें मिला द नेक्रोनोमिकॉन, एक किताब जो डेड बॉडीज को कंट्रोल करने की कला सिखाती है, और इसी ने उन्हें बना दिया था कॉन्टिनेंट का पहला और अकेला नेक्रोमेंसर किंग। लियोन उस किताब को देखते हुए कहता है, यही है हमारी असली विरासत, नेक्रोनोमिकॉन, जो हमें हमारे एंसेस्टर से मिली है। वही किताब जिसने हाउस मार्वस को कॉन्टिनेंट का इकलौता नेक्रोमेंसर खानदान बनाया। लेकिन जैसे ही वो किताब उठाता है, एक मिस्टीरियस आवाज़ उसके दिमाग में गूंजती है, हीड मी यंग पैट्रियार्क। लियोन थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाता है। उसे कन्फ्यूज़न होता है कि ये वॉइस टेलीपैथिकली उसके दिमाग में कैसे गूंजी, जबकि वो एक एंटी मैजिक फील्ड के अंदर है। वो सतर्क होकर पूछता है, तुम कौन हो? आवाज़ रिप्लाई करती है, डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हें या तुम्हारे घराने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लियोन डाउटफुली पूछता है, और मैं क्यों भरोसा करूं तुम्हारी इस बात पे? तभी ज़मीन पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है, और उस सर्कल से एक तेज रोशनी निकलती है, और पलक झपकते ही लियोन एक दूसरे डिमेंशन में चला जाता है। वहाँ उसके सामने एक डिमोनिक ब्लैक लायन खड़ा होता है। उसके माथे पे एक ग्लोइंग एंशियंट सिंबल और बड़े बड़े ट्विस्टेड हॉर्न्स होते हैं। लियोन हैरानी से कहता है, ये कौन सी जगह है? ब्लैक लायन थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, क्या तुम्हारे एंसेस्टर ने तुम्हें मेरी मौजूदगी के बारे में कुछ नहीं बताया? फिर लियोन पूछता है, एंसेस्टर, क्या तुम मेरे पिता रुइन वॉन मार्वस की बात कर रहे हो? ब्लैक लायन थोड़ा लीन होते हुए कहता है, हाँ, रुइन ही उसका नाम था। मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारा मैजिक कॉन्ट्रैक्ट अब टूट चुका है। शायद मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। वो इंसान एक डार्क हाउस के लिए थोड़ा ज़्यादा ही काइंड था। और फिर वो गुस्से में आकर पूछता है, बताओ, किसने उसकी जान ली? लियोन कहता है, अगर तुम उस आदमी की बात कर रहे हो जिसने मेरे फादर को मारा, तो वो मैं ही था, लियोन वॉन मार्वस, उनका अपना बेटा। यह सुनकर ब्लैक लायन अपना डार्क ऑरा रिलीज करते हुए कहता है, मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, क्या तुमने ही मेरे कॉन्ट्रैक्टर को मारा? लियोन बिना डरे सीरियस टोन में कहता है, हाँ, मैं ही था। मैंने ही अपने पिता का अंत किया। और इसी के साथ चैप्टर 1 यहीं पे एंड होती है। तो चैप्टर 2 की शुरुआत उसी टेंस्ड सिचुएशन से होती है जहां लियोन ने कन्फेस किया था कि उसी ने अपने पिता रुइन की हत्या की है। ये बात सुनते ही ब्लैक लायन यानी मार्वस का गुस्सा फूट पड़ता है, और एक जोरदार दहाड़ के साथ वो लियोन पर एक मेंटल अटैक करता है। लेकिन ये सिर्फ एक अटैक नहीं होता, इसके जरिए वो लियोन के पास्ट में झांकता है, जहां लियोन के हाथ अपने ही पिता के खून से भीगे होते हैं। ये सब देखकर ब्लैक लायन का गुस्सा शांत पड़ जाता है, और वो लियोन से कहता है, मैं देख सकता हूँ, तुमसे तुम्हारी सोचने की ताकत छीन ली गई थी मेरे बच्चे। रस्सी काटने वाले हाथ जरूर तुम्हारे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पिता के किलर हो। लेकिन लियोन इस बात को मान नहीं पाता। वो सीधा कहता है, यह सच नहीं है, और ये बात आप भी जानते हो। लियोन के दर्द भरे अल्फाज सुन के ब्लैक लायन
मन ही मन सोचता है, दर्द तो इसके अंदर है ही, लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आ रही है वो है इसके अंदर से निकलती हुई वो गहरी एबिसल ऑरा। एक इतना छोटा लड़का इतनी ज़बरदस्त मैजिकल पावर कैसे रख सकता है? ये किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। शायद ये लड़का अपने एंसेस्टर्स को भी पीछे छोड़ दे। इतना सब कुछ सोचने के बाद वो थोड़ा खांसते हुए कहता है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हूँ मार्वस, हेल के 72 डीमंस में से एक। मैंने अपनी डिमोनिक दुनिया को छोड़कर इंसानों के बीच रहना चुना। मैं हूँ वेलन वॉन मार्वस का लाइफ लॉन्ग फ्रेंड, और वो शक्ति जिससे नेक्रोमेंसी बनी हाउस मार्वस की एक यूनिक आर्ट। लियोन तुरंत पहचान जाता है और कहता है, मैं आपका नाम कहानियों में सुन चुका हूँ। जब हमारे एंसेस्टर ने हाउस मार्वस की स्थापना की थी तो वो आप ही थे जिन्होंने उन्हें वो फॉरबिडन आर्ट नेक्रोमेंसी सिखाई थी। यह सुनकर मार्वस कहता है, बिल्कुल सही, मैं वही हूँ। आज मैं नेक्रोनोमिकॉन से बंधा हुआ हूँ, लेकिन एक वक्त था जब मैं एक महान डीमन हुआ करता था। लियोन कहता है, हमारे फाउंडिंग पैट्रियार्क हमेशा कहते थे कि नेक्रोमेंसी हमारे खून में है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने हम पे गिव अप कर दिया? मार्वस हैरान होते हुए कहता है, छोड़ दिया? ये ख्याल तुम्हारे मन में आया भी कैसे? लियोन जवाब देता है, हमारे एंसेस्टर लॉर्ड वेलन के समय के बाद हाउस मार्वस कभी भी उनके जैसा एक भी नेक्रोमेंसर प्रोड्यूस नहीं कर पाया। अगर ये कोई संकेत नहीं है कि आपने हम पर गिव अप कर दिया है, तो आखिर क्या है? लियोन की बात सुनते ही ब्लैक लायन उसकी पूरी लाइनेज पे सवाल उठाता हुआ कहता है कि लियोन और उसकी नस्ल नेक्रोमेंसी की असली ताकत संभाल ही नहीं पाई, और तुम लोग में कभी भी वो स्ट्रेंथ थी ही नहीं जो एक वर्दी वेसल बनने के लिए चाहिए होती है। लियोन हैरान होते हुए कहता है, वर्दी वेसल? मार्वस कहता है, बिल्कुल। तुम में से कोई भी वेलन के लेवल का नहीं बन सका। तुम लोगों का डाउनफॉल तो काफ़ी पहले से ही शुरू हो चुका है। लियोन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। फिर ब्लैक लायन कहता है, तुम सच्चाई को काफ़ी जल्दी मान गए। लियोन कहता है, ऑफ कोर्स, जंग में कमज़ोर का हारना इस यूनिवर्स का एक इटर्नल रूल है। अब यह बात सुन के मार्वस एक पर्सनल सवाल पूछता है, तो क्या तुमने अपने पिता रूइन की मौत को इसी सोच के साथ एक्सेप्ट कर लिया? लियोन कहता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? सच कहूँ तो उनकी मौत में कोई खास बात थी ही नहीं। लेकिन मार्वस क्यूरियस होकर पूछता है, लेकिन क्या? फिर लियोन कहता है, अगर आपने हमारे घराने से अपना रिश्ता पूरी तरह से तोड़ा नहीं है लॉर्ड मार्वस, तो मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर मार्वस कहता है, फेवर? बिल्कुल नहीं। फेवर एक ऐसी चीज़ होती है जो दया पे बेस्ड होती है, और डीमंस कभी दया नहीं करते। अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए एक डील होती है। लियोन तुरंत कहता है, ठीक है, तो एक डील ही सही, नेक्रोमेंसी की पावर के लिए। लेकिन क्या आपके पास वो एबिलिटी है जिससे आप मुझे वो पावर प्रोवाइड कर सको? मार्वस अपनी प्राइड दिखाते हुए एक तरफ मुंह करके कहता है, तुम जैसे एक छोटे से लड़के को मेरी ताकत पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। क्या तुम सच में समझते हो कि तुम इस पावर के लायक हो? इस पे लियोन कहता है, अगर मैं कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन होता तो मुझे आप जैसे एक महान डीमन के सामने बोलने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है कि आम लोग सिर्फ एक डीमन से बात करने भर से ही अपनी सारी माना एनर्जी खो बैठते हैं, हेलुसिनेट करने लगते हैं, और जब डीमन अपना काम पूरा कर लेते हैं तो उनकी मौत भी हो जाती है। तो अगर मैं अब तक जिंदा खड़ा हूँ, इसका मतलब सिर्फ इतना ही हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ तो ऐसी बात है जो मुझे वर्दी बनाती है। मार्वस अंदर ही अंदर एक्सेप्ट करता है कि ये लड़का टैलेंटलेस तो नहीं है, और इसमें हिम्मत भी है। फिर लियोन कहता है, जैसा मैंने कहा था, एक डीमन से की गई कोई भी रिक्वेस्ट एक पैक्ट ही होती है, और मुझे लगता है कि शायद ही मेरे पास ऐसा कुछ हो सकता है जो मैं आपको बदले में दे सकता हूँ। ये सुनकर मार्वस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, शानदार, तो ठीक है यंग लॉर्ड, हम एक पैक्ट बनाएंगे। फिर लियोन सीधे आंखों में देखकर पूछता है, तो बताइए माय लॉर्ड, इसका प्राइस क्या होगा? मार्वस कहता है, तुम्हारी एग्जिस्टेंस का हर एक पहलू। अब लियोन एक हल्की सी शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, परफेक्ट, क्योंकि मैं अपनी छोटी सी जिंदगी का हर एक हिस्सा खुशी से तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 का अंत यहीं होता है। चैप्टर 3 वहीं से शुरू होता है, उसी ग्रैंड हॉल में जहां लियोन की पहली पैट्रियार्क मीटिंग अभी अभी ख़त्म हुई है।
जैसे ही लियोन हॉल से बाहर निकलता है, बाकी मेंबर्स तुरंत एक इंटेंस डिस्कशन में घुस जाते हैं। सबके चेहरे पर टेंशन क्लियरली विजिबल होता है। जहाँ वही वाइट हेयर्ड ओल्ड मैन, जो और कोई नहीं लियोन के अंकल सर कर्चल होते हैं, बात शुरू करते हुए कहते हैं, जेंटलमैन, जैसा कि आप सब अब तक समझ ही गए होंगे, ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूँ हमारे करंट पैट्रियार्क लॉर्ड लियोन वॉन मार्वस की। उनके पास अभी वो अथॉरिटी नहीं है जो किसी बड़े फैसले के लिए ज़रूरी होती है, स्पेशली ऐसे डिसीजंस के लिए जो पूरे हाउस को इम्पैक्ट करती हो। क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं? इसलिए मैं उनका अंकल और सबसे करीबी रिश्तेदार होने के नाते टेम्पररीली लीडरशिप लेना चाहूँगा। इस पे आप सब अपनी अपनी राय दें। एक मेंबर तुरंत अग्री करते हुए कहता है, बिल्कुल सही। लियोन अभी तक एक प्रॉपर एडल्ट भी नहीं बना है और हम इतने क्रिटिकल डिसीजंस एक इनएक्सपीरियंस्ड लड़के के हाथों में नहीं छोड़ सकते। फिलहाल के लिए सर कर्चल ही बेस्ट ऑप्शन है हाउस को लीड करने के लिए। लेकिन तभी एक दूसरा मेंबर अपोज करते हुए कहता है, देखो, मैं मानता हूँ कि लियोन अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन वो हमारे लास्ट पैट्रियार्क का एकमात्र सीधा वंशज है और मार्वस हाउस का ट्रेडिशन कभी लाइनेस तोड़ने नहीं देता। डायरेक्ट ब्लड लाइन के होते हुए आउटसाइडर को कभी भी ऊपर नहीं लाया गया। ये बात पहले बंदे को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से में बोल पड़ता है, लाइनेज की बात तो तब तक ही वैलिड है जब तक लाइनेज सेफ हो। तुम्हें पता भी है सिल्वेस्टर हाउस की आर्मी हम पर मार्च कर रही है। अगर हमने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लियोन को ब्लाइंडली सपोर्ट करने का मतलब होगा अपनी बर्बादी को सीधा इनविटेशन देना। मैं तो सबसे पहले अपने लोगों और अपनी जान की सुरक्षा सोचूंगा। ये सुन के दूसरा बंदा टेबल पे जोर से हाथ मारते हुए बोलता है, तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। क्या तुम भूल गए हो कि हम सब यहाँ लेट लॉर्ड की वजह से बैठे हैं और हमने कसम खाई थी अपनी आखिरी सांस तक मार्वस हाउस के लिए लड़ने की, और अब तुम गिदरों की तरह आपस में लड़ रहे हो। ये वक्त है एक होने का, ब्लेम गेम का नहीं। उस मोमेंट पे वो बंदा मन ही मन सोचता है, लियोन ने अभी तक कोई भी फैक्शन फॉर्म नहीं की है, लेकिन मैं चुप रहकर नहीं देख सकता कि कर्चल जैसे लोग उसकी राइटफुल पोजीशन छीन ले। लियोन ही असली वारिस है और उसका हक कोई कैसे ले सकता है। अब वो साइलेंटली लॉर्ड रूइन से गाइडेंस मांगता है, कंफ्यूज है कि लॉयल्टी का मतलब अब बचा भी है या नहीं जब घर के लोग ही उसे तोड़ रहे हैं। तभी सर कर्चल अपनी सीट से उठते हुए कहते हैं, लियोन वॉन मार्वस, लगता है हमारे नए पैट्रिया के पास अब भी कुछ वफादार लोग बचे हैं। इतना सुनते ही वो बंदा तुरंत बोलता है, सर बात को घुमाइए मत, सीधा पॉइंट पे आइए, कहना क्या चाहते हो आप? सर कर्चल मुस्कुराते हुए कहते हैं, चाहे तुम कितने भी लॉयल हो, लेकिन तुम में वो फोरसाइट नहीं है जो ये समझ सके कि ये सब कुछ तो पहले ही डिसाइड हो चुका है। पुलेन मेरे पुराने दोस्त, मेरी सलाह को एक दोस्त की सलाह समझ के लेना। और यहीं पे हमें फाइनली उस बंदे का नाम पता चलता है, पुलेन। तो कहानी पर वापस आते हैं। फिर सर कर्चल पुलेन के कंधे पर अपनी एनर्जी का प्रेशर डालते हुए कहते हैं, क्या तुम वाकई ये सोच रहे थे कि मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हारे ओपिनियंस की परवाह है? पुलेन गुस्से में बोलता है, तो ये सब पहले से तुम्हारी प्लानिंग का पार्ट था कर्चल? इस पर सर कर्चल सीरियस होकर कहते हैं, अपने अगले शब्दों को सोच समझ कर चुनो पुलेन, कम से कम अपने परिवार की खातिर। हम सब यहाँ सिर्फ एक ही मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक ऐसे कड़वे फैसले के लिए जो चाहे जितना भी नापसंद हो, लेना जरूरी है। यह हाउस इस वक्त ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ एक गलत कदम सब कुछ ले डूबेगा। ऐसे में लॉयल्टी और इमोशन से ज़्यादा ज़रूरी है विजडम और सेक्रीफाइस। तुम्हें हमारे रास्ते में रुकावट बनने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम हमें अपना काम करने दो। इतना सुनते ही पुलेन मन ही मन सोचता है, तो मैं सिर्फ एक पॉन था सर कर्चल की गेम का। लॉर्ड रूइन, मुझे माफ़ करना, मैं आपकी लेगेसी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर सीन कट होता है। अब लियोन और उसका डीमन कंपेनियन ब्लैक लायन मार्वस बात कर रहे होते हैं। मार्वस लियोन से कहता है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के। इस नए पैक्ट के कारण मेरी असली पावर अब लिमिटेड हो गई है। फिर मार्वस अपने मन ही मन सोचता है, लियोन के फादर रूइन चाहे जितने सॉफ्ट दिखाई देते थे,
उनका माना रिजर्व लियोन से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग था, इवन एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तभी लियोन कहता है, सोचने पे याद आता है, जब कोई डीमन किसी ह्यूमन के साथ पैक्ट करता है तो उसे अपनी मैजिक एनर्जी रिचार्ज करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर से माना लेना पड़ता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मार्वस कहता है, अभी कुछ खास नहीं, हमें तुम्हारा माना बचाकर चलना होगा। और फिर मार्वस ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक छोटे क्यूट ब्लैक लायन में और कहता है, इस फॉर्म को मेंटेन करना ज़्यादा आसान होगा। लियोन उसके नए फॉर्म को देखकर कहता है, बात तो सही है, तुम तो एकदम अडोरेबल लग रहे हो, एक पेट के जैसे, पालने लायक। ये सुनते ही मार्वस अपना ब्लैक ऑरा अनलिश करते हुए कहता है, मुझे अडोरेबल कहने की हिम्मत दोबारा मत करना कॉन्ट्रैक्टर, वरना तुम्हारे चेहरे पे बाइट और क्लॉ मार्क्स की डेकोरेशन कर दूंगा, समझे? लियोन कहता है, ओके, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मार्वस काम होते हुए कहता है, गुड, अगर हम सेम पेज पे हैं तो चलो निकलते हैं। लियोन हैरानी से पूछता है, निकलते हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? मार्वस कहता है, तुम ही तो कह रहे थे ना कि तुम्हें अपने प्रोजिनेटर से भी ज़्यादा पावरफुल बनना है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ प्रोजिनेटर का मतलब लियोन के एंसेस्टर वेलेन वॉन मार्वस से है, जो एक समय फैमिली के ग्रेटेस्ट प्रोडिजी थे। तो कंफ्यूज मत होना, वापस कहानी पे आते हैं। लियोन कहता है, हाँ, मैंने ऐसा कुछ बोला तो था। फिर मार्वस कहता है, अगर वाकई उन हाइट्स तक पहुंचना चाहते हो जहां तक वो गए थे, तो उनके कदमों पे चलने से बेहतर रास्ता और क्या हो सकता है? मेरा मतलब है लिटरली स्टेप बाय स्टेप। लियोन कहता है, दैट मेक्स सेंस, बात तो बिल्कुल लॉजिकल है। मार्वस कहता है, ग्रेट, तो चलो चलते हैं उनके हिडन श्राइन की तरफ। वैसे मैं पहले ही वार्निंग दे दूं, इस जर्नी में तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो क्या तुम रेडी हो? लियोन कहता है, तुम मेरी डिटर्मिनेशन पर बार बार डाउट क्यों कर रहे हो? इस पे मार्वस कहता है, नहीं नहीं, मैं बस कंफर्म करना चाहता था कि तुम तैयार हो कि नहीं। ओके देन लेट्स गो यंग पैट्रियार्क। फिर सीन शिफ्ट होता है एक घने मिस्टिकल जंगल में, जहाँ लियोन और मार्वस दोनों चले जा रहे होते हैं। तभी लियोन कहता है, हाउस मार्वस का मिस्ट वुड। मार्वस एक्सप्लेन करते हुए कहता है, बिल्कुल वही, सिर्फ मार्वस ब्लड लाइन के लोग ही इस जंगल में सेफली एंटर कर सकते हैं। बाकी सब के लिए तो ये एक भूल भुलैया बन जाता है जिसमें वो हमेशा के लिए खो जाते हैं। लियोन बोलता है, राइट, मेरे फादर ने भी एक बार मुझे बताया था कि एक राइटफुल पैट्रियार्क ही उस सीक्रेट श्राइन के अंदर कदम रख सकता है। लेकिन एक बात थोड़ी ऑड लगती है, अगर ये जगह हमारे एंसेस्टर्स को नेक्रोमेंसी की पावर देने के लिए थी, तो फिर कोई उस ट्रायल को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया? मार्वस बीच में बोल पड़ता है, क्योंकि उनमें से कोई भी उस फर्स्ट ट्रायल को पास ही नहीं कर पाया। मुझे लगता है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट में ही फेल हो गए। लियोन थोड़ा हैरानी से पूछता है, फेल हो गए? किस चीज़ में? मार्वस रिप्लाई देता है, सिर्फ वही लोग जिनके पास प्योरेस्ट शेड ऑफ ब्लैक यानी एबिस का एलिमेंट होगा, सिर्फ वही लोग इस श्राइन तक का रास्ता क्लियर कर सकते हैं। अब तक किसी ने भी इस फॉग के उस पहले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। लियोन उस ग्लोइंग एनर्जी ऑर्ब को घूरते हुए कहता है, इतना तो क्लियरली दिख रहा है। फिर मार्वस अपना हाथ उठाता है और उस डेंस फॉग को हटा देता है। वो लियोन को श्राइन के एंट्रेंस तक ले जाता है और कहता है, बिना किसी और देरी के अब टाइम आ गया है ट्रायल शुरू करने का। और फिर सीरियस होते हुए बोलता है, पर एक बात याद रखना कॉन्ट्रैक्टर, इस पॉइंट के बाद मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। जिसे सुनकर लियोन कहता है, ठीक है, तुमने ही तो कहा था ये मेरी हिम्मत का टेस्ट होगा। मार्वस बोलता है, वैसे तो है, लेकिन जाने से पहले एक फाइनल एडवाइस देना चाहता हूँ। हर वक्त नेक्रोनोमिकॉन की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, वही तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दिलाएगा, नेक्रोमेंसी की असली पावर। और फिर एक डेविलिश स्माइल के साथ कहता है, बस वही तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। फिर सीन कट होता है, लियोन और मार्वस उस श्राइन के और भी अंदर जा रहे होते हैं। तभी लियोन को एक आवाज़ सुनाई देती है। लियोन उस साउंड को फॉलो करते हुए एक अंधेरी सी जगह पहुंचता है। अचानक मसाले खुद ब खुद जल उठती है, वो भी ग्रीन लाइट के साथ, और पूरा चेंबर रोशन हो जाता है। लियोन के सामने का सीन कुछ ऐसा होता है, कुछ गॉब्लिन्स मॉन्स्टर ने एक लड़की को किडनैप करके बांध रखा होता है, और लियोन बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बुक को ओपन करता है। उसमें लिखा होता है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट टेनेंट्स हैं,
जो डिवाइन रेलिक नेक्रोनोमिकॉन को मैक्सिमम पोटेंशियल अनलॉक करने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो रूल नंबर 1, डेड को रीएनिमेट करने का राज यह है कि तुम्हें सबसे पहले किसी जिंदा इंसान या क्रिएचर की जान लेनी होगी। तभी गॉब्लिन्स रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। और लियोन किताब क्लोज करते हुए एक शार्प ब्लेड निकालता है और तभी एक गॉब्लिन सीधा लियोन पे अटैक करता है। लियोन उसका अटैक आसानी से डॉज करते हुए एक परफेक्ट काउंटर अटैक के साथ एक ही स्लैश में उस गॉब्लिन का काम तमाम कर देता है और एक बैडएस एक्सप्रेशन के साथ कहता है दैट मेक्स वन। और इसी के साथ चैप्टर 3 का अंत होता है। तो चैप्टर 4 की स्टार्टिंग एक पुरानी सिमेट्री के सीन से होती है। लियोन और उसके फादर रोइन वॉन मार्वस एक ग्रेव के सामने खड़े होते हैं। रोइन बोलते हैं, ध्यान से सुनो लियोन, मार्वस के महान घराने में तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा मान देते हैं? आंसर सिंपल है, हम मौत को पूछते हैं, क्योंकि हम एक नेक्रोमेंसर क्लैन है। हमारे पास अनडेड को कंट्रोल करने की शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का मतलब ये नहीं कि हम मौत को हल्के में लें। इनफैक्ट जितनी बड़ी ये पावर है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी। पर लियोन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछता है, लेकिन इसका क्या मतलब होता है फादर? मौत की इज्जत कैसे की जाती है? मैंने तो सुना है अगर एक नेक्रोमेंसर को डार्क मेज बनकर और ज़्यादा पावरफुल बनना हो तो उसे लोगों की जान लेनी पड़ती है। सही कह रहा हूँ ना? यह सुनकर रुइन कहते हैं, अच्छा है, तुमने अपने ख़ानदान की हिस्ट्री पढ़ी है। हाँ, हम डार्क मेजेज हैं जिनसे पूरा कॉन्टिनेंट डरता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि हम बिना रीजंस के मॉन्स्टर बन जाएं। इसलिए तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। चाहे तुम कल किसी भी बैटलफील्ड में किसी भी दुश्मन का सामना करो, जब तक तुम्हारे पास उनकी ज़िंदगी या मौत का फैसला करने का अधिकार हो, मुझे कसम दो कि तुम उनका अंत जितना शांत हो सके उतना बनाने की कोशिश करोगे। इंश्योर करो कि उसे ज़्यादा दर्द ना हो। लियोन के फादर के इतना कहते ही फ्लैशबैक खत्म होती है और कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां लियोन उन बातों को याद करते हुए सोचता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने हर दुश्मन के साथ ये वादा निभाऊं फादर? और इतना सोचने के बाद लियोन एक गॉब्लिन को जान से मार देता है। फिर वो मन ही मन कहता है, मुझे सर्विकल वर्टिब्रा को डेडली प्रिसीजन के साथ टारगेट करना होगा। दुश्मन को बिना ज़्यादा पेन दिए खत्म करने के ये सबसे आसान तरीका है। तभी मार्वस लियोन को ऐसे लड़ते देख सोचता है, ऐसा नहीं लगता कि इस लड़के ने सोर्ट्समैनशिप की प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, लेकिन उसने स्पाइन को बिल्कुल सही जगह हिट किया। क्या ये सिर्फ एक लक था या फिर कोई इनबॉर्न टैलेंट? शायद मुझे जल्दी पता चल जाएगा। फिर लियोन सोचता है, एक गॉब्लिन को गिराने में कामयाब तो हो गया, लेकिन सच कहूँ तो ये मेरी स्किल नहीं, किस्मत थी। गॉब्लिन्स तो वैसे भी अपनी फितरत से काफ़ी चालाक और धोखेबाज होते हैं, और वैसे भी यह अंधेरा मुझे हाइट का अंदाज़ा लगाने में दिक्कत दे रही है और मेरी नज़र भी हर गुजरते पल के साथ और धुंधली होती जा रही है। मुझे याद है जैसे ही मैंने पहले गॉब्लिन को मारा, एक टॉर्च बुझ गई थी। जब तक वक्त है मुझे इस अंधेरे की आदत डाल लेनी चाहिए। और हाँ, काटने से बेहतर है मैं दुश्मन को प्रिसाइज तरीके से एलिमिनेट करूं। और उसी सोच के साथ लियोन तेजी से गॉब्लिन के पीछे पहुंचता है और एक शार्प स्टैब के साथ उसकी गर्दन में ब्लेड घुसा देता है। ये देखते ही दूसरा गॉब्लिन चीखते हुए लियोन पर झपटता है, लेकिन लियोन ग्रेसफुली उसका अटैक डॉज करता है और उसी मोमेंट में उस गॉब्लिन का अटैक उसके ही साथी गॉब्लिन से टकरा जाता है। लियोन इस ओपनिंग का फ़ायदा उठाता है और पलक झपकते ही एक और गॉब्लिन को एक ही स्लैश में ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ की एक और मसाल बुझ जाती है। यह देखकर लियोन अपने मन ही मन कहता है, मेरी आंखें अब अंधेरे में धीरे धीरे एडजस्ट हो रही है। अब मैं काफ़ी हद तक देख सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है मेरी डैगर रिपीटेड क्लैसेस की वजह से वीक हो गई है। और वैसे भी एक सेरेमोनियल ब्लेड से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तभी लियोन का ध्यान अपने ऊपर आ रहे गॉब्लिन के अटैक पे पड़ती है, जो उसके काफ़ी करीब आ चुकी होती है। बचने के लिए लियोन अपनी ब्लेड को उस गॉब्लिन के ऊपर फेंक देता है, जो उसके फेस पर हल्का सा कट लगा देती है। लियोन के इस अनएक्सपेक्टेड मूव को देख मार्वस मन ही मन सोचता है, उसने अपना वेपन छोड़ दिया। अगले ही पल लियोन उस गॉब्लिन के अटैक को डॉज करता है और अपनी ब्लेड को उठाने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे वो ब्लेड उठाता है, सीधा उस गॉब्लिन के हार्ट को पियर्स कर देता है और फिर एक ही स्लैश में उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। सारे गॉब्लिन्स को जान से मार देने के बाद लियोन उनकी लाशों के बीच से गुजरते हुए
उस किडनैप हुई लड़की के पास पहुंचता है और उसके मुंह पर बंधी हुई रस्सी को खोल देता है। लड़की रोती हुई आंखों से कहती है, ओ थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचा ली, मैं आपकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। लेकिन उसके वर्ड्स खत्म होने से पहले ही लियोन उसे भी स्टैब कर देता है। लड़की का चेहरा शॉक से फ्रीज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ तो हुआ क्या। लियोन ब्लेड बाहर निकालते हुए कहता है, मुझे एक और बात याद आई जो मेरे फादर ने मुझे समझाई थी। उन्होंने उन मॉन्स्टर्स के बारे में भी बताया था जो इंसानों की शक्लें ले सकते हैं, जिनसे उनका खुद का सामना हुआ था जब वो कॉन्टिनेंट की यात्रा पर थे। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था, कभी मत भूलना लियोन, कि जो लोग दूसरों का भरोसा तोड़ते हैं उन्हें कभी शांति से मरने का हक नहीं होता। उन्हें वही डर और बेचैनी महसूस करनी चाहिए जो उनके विक्टिम्स ने भी झेली थी। फिर लियोन एक डेविलियस स्माइल के साथ कहता है, और इसलिए तुम्हें थोड़ा सफरिंग का लेसन मिलना चाहिए, है ना? और फिर लियोन उस लड़की को भी मार डालता है। जैसे ही वो लड़की गिरती है, वहाँ जल रहा आखिरी मशाल भी बुझ जाती है। और इसी के साथ चैप्टर 4 खत्म होता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग होती है एक लाइवली और ग्लैमरस बार में, जहाँ स्टेज पर कुछ लड़कियाँ परफॉर्मेंस दे रही होती है। और वही उसी बार में होते हैं लियोन के अंकल सर कर्चल, जो दो लड़कियों के साथ बैठे मजे करते हुए कहते हैं, अब ज़्यादा देर नहीं है जब वो शापित घर मेरे कब्जे में होगा। लगता है बुड्ढा काफ़ी रंगीन मिजाज का है। खैर चलिए स्टोरी की तरफ वापस चलते हैं। अंकल कर्चल की बात सुन के रेड ड्रेस वाली लड़की फ्लर्टी अंदाज में कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा माय लॉर्ड, आप जैसे एक डिग्निफाइड और समझदार इंसान को लीडरशिप में देखना कौन नहीं चाहेगा, बजाय उस बेबी फेस लड़के के। ब्लू ड्रेस वाली लड़की भी इम्प्रेस होकर कहती है, क्या कमाल की चाल चली है आपने सर कर्चल, कभी सोचा भी नहीं था कि आप सिल्वेस्टर का इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। इस पर रेड ड्रेस वाली और ज़्यादा चिपकते हुए कहती है, दुश्मन हाउस को हैंडल करके ऊपर उठना यह सिर्फ एक असली मर्द ही कर सकता है। अब दोनों लड़कियों की ऐसी बातें सुन के अंकल कर्चल कहते हैं, तुम लोग तो बेवजह मेरी तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हो। हाँ, लेकिन शायद थोड़ी देर के लिए हमें सिल्वेस्टर के घटिया लोगों के आगे झुकना पड़े, लेकिन ये लियोन जैसे बच्चे के हाथ में पावर देने से तो काफ़ी बेहतर है। वो तो वैसे भी हाउस मार्वस को बर्बादी के रास्ते पे ले जा रहा है। मुझे पावर मिलना उससे तो 100 गुना बेहतर ही है। और फिर एक टिपिकल विलन की तरह सिनिस्टर हंसी के साथ कहता है, और किसने सोचा होगा कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड मैं हूँ। फिर शिन फोकस करती है उसी बंदे पे जो मीटिंग में सबसे पहले अंकल कर्चल के प्रपोजल से एग्री किया था। वही बंदा अब उसके साथ ड्रिंक करते हुए कहता है, लियोन के बारे में क्या सोचा है सर कर्चल? उसके फादर के लिए लोग लॉयल थे, उस लड़के को हटाना शायद इतना इजी ना हो। इस पे अंकल कर्चल बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस मामले को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत है। और एक इविल स्मर्क के साथ कहते हैं, उसकी मौत बाद में जस्टिफाई हो जाएगी। जैसे कि आप जानते ही हैं, मरे हुए लोग कहानियाँ नहीं सुनाते और ना ही उनके बेटे। तभी वो बंदा अपना खाली गिलास सामने की ओर बढ़ाते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा सर कर्चल, शायद आखिरी बार किसी मुर्दे की आवाज़ तब सुनी गई थी जब पहले पैट्रियार्क ने नेक्रोमेंसी का यूज़ किया था। अंकल कर्चल उसका ग्लास भरते हैं और वो बंदा टोस्ट करते हुए कहता है, एक टोस्ट हमारे फ्यूचर और राइटफुल पैट्रियार्क के नाम, सर कर्चल। विलेन का पूरा ग्रुप ठाके मार के हंसता है और अंकल कर्चल तो अपनी पूरी बॉटल ही पीने लगते हैं। और वो लोग ऐसे ही मज़े करते करते बातें कर रहे होते हैं। फिर शिन शिफ्ट होता है सिल्वेस्टर हाउस में, जहाँ काउंट एलन बोलते हैं, मुझे भरोसा है कि हमारा हाउस मार्वेस को टेक ओवर करने का प्लान स्मूथली चल रहा होगा। एक सबऑर्डिनेट कहता है, बिल्कुल माय लॉर्ड, कर्चल वॉन मार्वस अब तक हमारे कंट्रोल में है, बस इंपीरियल हाउस होल्ड से फुल वार का अप्रूवल मिलना बाकी है। काउंट कहता है, कितने बेवकूफ़ हैं मार्वस के लोग, उन्हें लगता है कि मैं सेकेंड वार स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि पहले को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर यह तो मेरे लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। सब ऑर्डिनेट तुरंत बोलता है, यह सब सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी के कारण पॉसिबल हुआ है माय लॉर्ड। फिर काउंट सामने रखी हुई इन्फॉर्मेशन को देखते हुए कहते हैं, इस नमक हराम का नाम क्या है? कर्चल। सोच के हैरानी होती है कि हाउस मार्वस जैसे इतनी प्रेस्टिजियस हाउस का एंड एक बेवकूफ़ गद्दार के हाथों होने वाला है। फिर वो कहता है, क्या ज़बरदस्त रात होगी ये। फिर वो अपने सबऑर्डिनेट को कमांड देते हुए कहता है, तैयारियां तुरंत तेज़ी से करो, समझे? सबऑर्डिनेट बोलते हैं, जी माय लॉर्ड। और फिर काउंट कहता है, पहले बाप अब बेटा, मैं तुम्हारी चीखों का इंतज़ार नहीं कर सकता। और फिर शिन शिफ्ट होता है उसी लास्ट मसाल पे
जो उस लड़की के मरने के बाद बुझ गई होती है। लियोन मनी मन कहता है, यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया है और अब सारी मसाले बुझ गई है। क्या ये उनमें से आखिरी थी? तभी वो बुझी मसाले फिर से पीली रोशनी में जल उठती है, जो इस बात का संकेत होती है कि उसने ट्रायल पास कर लिया है। पीली रोशनी देख मार्वस खुश होकर लियोन से कहता है, बेशक, मैंने कभी इतना पागल कॉन्ट्रैक्टर नहीं देखा। और सीधा लियोन के मुंह पर कूद पड़ता है, जिससे लियोन गिर जाता है। पर मार्वस फिर भी कहता है, तुम में हिम्मत है, अगर समझदारी से काम लो तो ऑर्क कैंप में भी जिंदा रह सकते हो। फिर उसके गालों को थपथपाते हुए कहता है, वो मॉन्स्टर जो इंसान के रूप में था उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन तुमने तो पहली नज़र में ही तलवार चला दी। क्यों तुम्हें ऐसा लगा कि आखिरी मॉन्स्टर वो लड़की थी? लियोन जवाब देता है, सिंपल है, जब सब गॉब्लिन्स मर रहे थे तो मसाले बुझती जा रही थी, लेकिन एंड में एक मसाल बची थी, मतलब वो लड़की भी एक मॉन्स्टर थी। मार्वस सोचता है, कितना कोल्ड ब्लडेड है ये लड़का, सिर्फ 14 साल की उम्र में इतना शार्प डिसीजन लेना, बिना डरे अपने एनिमी को ब्रूटली किल कर देना। क्या सिर्फ इनफाइनाइट माना ही उसका सीक्रेट है या कुछ और भी? शायद ये मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छुपा रहा है। इतना सोच के वो एक क्रेपी सी स्माइल देता है और फिर मन ही मन बोलता है, मज़ा आ रहा है सोच के कि ये लड़का फ्यूचर में और क्या क्या करेगा। मैं तो वेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मार्वस कहता है, वेलन के फर्स्ट ट्रायल के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। लियोन अब उस बुक को पढ़ना शुरू करता है जिसमें लिखा होता है, पहला, एक जिंदा जान लेनी होगी। दूसरा, जो गिरे हुए हैं उन्हें रेज करना होगा। लियोन हैरानी से कहता है, रेज करना मतलब? फिर वो एक हल्की सी स्माइल करता है और इसी के साथ चैप्टर 5 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट कौन सा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे चैप्टर 6 के और भी ज़्यादा शॉकिंग ट्विस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।